कक्षा 11 विषय वाणिज्य व्यवस्था और संचालन, जिसमें आपका ये 5वां चैप्टर है धंधा की व्यवस्था के स्वरूप भाग 1, जिसमें आज का हमारा टॉपिक है साझेदारी पीढ़ी का पंजीकरण। यानी कि जो पार्टनरशिप में फर्म खोली जाती है, इकाई खोली जाती है, उद्योग खोला जाता है, उसका रजिस्ट्रेशन करवाना। पंजीकरण का अर्थ होता है रजिस्ट्रेशन। तो इसमें एक बात साफ लिखी हुई है कि जो 1932 के में कानून बना था, कंपनी कानून, उसके अनुसार जो साझेदारी पीढ़ी होती है उसका पंजीकरण करवाया जा सकता है। पंजीकरण यानी कि रजिस्ट्रेशन करवाना ही है ऐसा जरूरी नहीं है, अनिवार्य नहीं है। लेकिन पंजीकरण न करवाने से बहुत सी हानियां हो सकती है। इसलिए अगर पीढ़ी का पंजीकरण करवाया जाए तो वो पीढ़ी के ही हक में होता है, हित में होता है, जिसके लिए जिस भी राज्य में पीढ़ी स्थापित हो उस राज्य के रजिस्ट्रार के पास से पंजीकरण करवाया जा सकता है। पंजीकरण करने के लिए जो नियत पत्रक होता है यानी कि फॉर्म होता है, उसमें ज़रूरी बातें भर करके, विवरण भर करके सभी साझेदार यानी कि जितने भी पार्टनर हैं उनके हस्ताक्षर साइन करवा करके और ज़रूरी फीस के साथ वो पत्रक रजिस्ट्रार को भेज दिया जाता है। अब जो ये पंजीकरण पत्रक है उसमें कौन से विवरण यानी कि कौन सी बातों का समावेश किया जाता है, जो पत्रक भरा जाता है रजिस्ट्रेशन के लिए उसमें कौन सी बातें लिखी होती है। तो पहला है पीढ़ी का नाम और पता, दूसरा है पीढ़ी की शाखाएं कि अगर पीढ़ी की और भी ब्रांचेस हैं तो कहाँ कहाँ पर हैं, तीसरा है साझेदारों का नाम, पता और टेलीफोन नंबर, प्रत्येक साझेदार की प्रवेश की तिथि, साझेदारों का लाभ और हानि का प्रमाण कि जितने भी पार्टनर हैं उनको कितने प्रमाण में लाभ देना है और अगर पीढ़ी में नुकसान हो रहा है तो कितने प्रमाण में नुकसान साझेदार किस प्रमाण में उठाएगा, तो वो बातें इस पत्रक में लिखी होती हैं। साझेदारों की पूंजी संबंधित विवरण कि साझेदार कितनी पूंजी या कितने पैसे पीढ़ी में लगाएगा, किस प्रकार से लगाएगा, वो बातें भी लिखी होती है। और 7वां पॉइंट है पीढ़ी की अवधि, यानी कि जो भी पीढ़ी शुरू की जा रही है वो कितने समय के लिए शुरू की जा रही है, वो समय उसमें लिखा होता है कि 10 साल के लिए शुरू कर रहे हैं, 20 साल के लिए, 15 साल के लिए पीढ़ी शुरू कर रहे हैं, तो वो अवधि लिखी जाती है। तो ये उपयुक्त जो बातें हैं इसको ध्यान में रख करके रजिस्ट्रार पीढ़ी का पंजीकरण करता है और उसका प्रमाण पत्र यानी कि रजिस्ट्रेशन का सर्टिफिकेट देता है। उसके बाद पीढ़ी के पंजीकरण के लाभ लिखे हैं कि अगर रजिस्ट्रेशन करवाते हैं तो उससे क्या लाभ प्राप्त होता है। तो पहला है कि अपने लेनदार के संबंध में पीढ़ी त्राहित व्यक्ति के सामने दावा कर सकती है कि अगर पीढ़ी को किसी व्यक्ति से पैसे लेने हैं, कोई लेनदार है पैसे नहीं चुका रहा है, तो उसके सामने अदालत में केस वगैरह कर सकती है। दूसरा है पीढ़ी का कोई भी साझेदार दूसरे साझेदारों अथवा पीढ़ी के सामने दावा कर सकता है कि अगर साझेदारों में किसी प्रकार का मतभेद हो रहा है, किसी प्रकार के झगड़े हो रहे हैं, तो उससे कोई एक साझेदार दूसरे साझेदारों पर दावा कर सकता है। तीसरा लाभ है साझेदार अपने अधिकारों तथा हिस्से के लिए अदालत से न्याय की मांग कर सकता है कि जब रजिस्ट्रेशन करवाया हो और उसका लाभ का प्रमाण कुछ लिखा हो और देने के टाइम पे लाभ उसे कुछ दिया जा रहा हो, तो उसके लिए वो अदालत में केस कर सकता है। चौथा, निवृत्त होने वाला साझेदार सार्वजनिक जनता को नोटिस देकर अपनी जिम्मेदारी से मुक्त हो सकता है। यानी कि जो भी साझेदार है अगर निवृत्त हो रहा है, रिटायर हो रहा है, तो ऐसी परिस्थिति में जो आम पब्लिक होती है, जो साझेदारी पीढ़ी की वस्तुएं खरीदती है, उसमें पैसा निवेश करती है, पैसे लगाती है, तो ऐसे सार्वजनिक जनता को वो नोटिस दे देता है। पेपर वगैरह में पीछे के पेज पर इस प्रकार की नोटिस आती है कि इस प्रकार का साझेदार निवृत्त हो रहा है, जिससे उस कंपनी के साथ उसका कोई लेना देना नहीं है, कि जो लेनदार हैं वो उससे पैसे नहीं मांगेंगे। जो इस प्रकार की कंपनी अगर किसी प्रकार के नुकसान में जा रही है तो उस नुकसान से उस साझेदार का कोई लेना देना नहीं होगा। तो वो सार्वजनिक जनता को नोटिस दे करके अपनी जिम्मेदारी से मुक्त हो जाता है कि वो निवृत्त हो गया है, रिटायर हो गया है। उसके बाद 5वां लाभ आता है पीढ़ी के पंजीकरण करने से सार्वजनिक जनता को पीढ़ी के अस्तित्व के बारे में जानकारी मिलती है कि जो पंजीकरण रजिस्ट्रेशन की साइट होती है, वेबसाइट होती है, उस पर से हमें पता चलता है कि कौन कौन सी कंपनियां इस प्रकार की है कि वो जो रजिस्टर हैं।
तो उससे सार्वजनिक जनता को अधिक से अधिक जानकारी प्राप्त होती है कि हाँ, ये कंपनी भी अस्तित्व में है, ये पीढ़ी भी अस्तित्व में है जिसका रजिस्ट्रेशन हुआ है। तो ये 5 पॉइंट है पीढ़ी के पंजीकरण के लाभ। उसके बाद आता है साझेदारी करार पत्र, यानी कि पार्टनरशिप जो की जाती है उसके लिए जो करार किया जाता है, उस करार में कौन सी बातें समाविष्ट की जाती हैं। तो सबसे पहले दिया है पीढ़ी का नाम और पता, साझेदारों के नाम, पते, उम्र, प्रकार तथा टेलीफोन नंबर, पीढ़ी का उद्देश्य तथा धंधे का प्रकार कि जो करार किया है, साझेदार आपस में जो करार करते हैं वो करार में कौन सी बातें लिखी है। तो पीढ़ी का उद्देश्य और धंधे का प्रकार है कि पीढ़ी किस उद्देश्य से स्थापित की जा रही है, उसका धंधे का प्रकार कौन सा है। पीढ़ी प्रारंभ करने की तारीख और अवधि, साझेदारों की पूंजी तथा पूंजी पर ब्याज देना हो तो उस संबंधी सूचनाएं, साझेदारों का व्यक्तिगत आहरण तथा उसकी सीमा, साझेदार द्वारा पीढ़ी को दिए गए लोन के ब्याज की दर, लाभ हानि के विभाजन का प्रमाण, साझेदारों के बीच कार्य का विभाजन, साझेदारों को वेतन, कमीशन या अन्य सुविधा संबंधी जानकारी, साझेदार पीढ़ी के हिसाब तथा खाते रखने की व्यवस्था, बैंक में पीढ़ी के खाते खुलवाने तथा उसके लेन देन संबंधी अधिकार की व्यवस्था, ख्याति के मूल्यांकन की विधि, मतभेद तथा झगड़े के निवारण के समय पंच की व्यवस्था, महत्वपूर्ण दस्तावेजों पर हस्ताक्षर करने का अधिकार, नए साझेदार का प्रवेश तथा पुराने साझेदार की निवृत्ति यानी कि रिटायरमेंट संबंधी व्यवस्था, साझेदारों के अधिकार और कर्तव्य कौन से हैं, उन बातों को इसमें ध्यान में रखा जाता है। वयस्क साझेदार के प्रवेश की व्यवस्था कि जो 18 वर्ष के व्यक्ति हों और उससे अधिक के व्यक्ति हों तो उसको जब पीढ़ी में प्रवेश कराना है तो किस प्रकार की कार्यवाही करनी चाहिए। उसके बाद आखिर में आता है पीढ़ी के विसर्जन के समय हिसाब के निपटारे की व्यवस्था कि जब पीढ़ी विसर्जित हो रही है यानी कि जब पीढ़ी बंद हो रही है तो उसका जो हिसाब किताब है, किस प्रकार से उसका निपटारा करना है, उसकी व्यवस्था इस करार पत्र में लिखा होता है। तो यहाँ पे साझेदारी का करार पत्र पूर्ण होता है।